सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज शाम को इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद राहुल गांधी, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बैनर्जी सहित कई नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन आगे की रणनीति पर मंथन कर रहा है। वहीं बैठक से पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे। उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। अब नीतीश कुमार जी और चंद्रा बाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना। हमारे पास अभी भी 250 का आंकड़ा है हमारा खुद का। और एनडीए की हैट्रिक, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, और इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा। ये आज का हमारा विशेष है। इसी विशेष के साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ मेहमान। धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, हरनाम सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, और समीर चौगांकर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरनाम सिंह, आप ही के पास आना चाहेंगे। बैठकों में किस रणनीति पर काम किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोशिश करती रहना चाहिए, किस चीज की कोशिश की जा रही है? अब स्वाभाविक है, जिस प्रकार देश ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, एक तरफ जब वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, 370 पार का नारा लगा रहे थे, फिर उसके बाद वो 275 के आंकड़े तक भी स्वयं नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब बेसिकली अब की बार कोई मोदी सरकार नहीं है, ये अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया गठबंधन की बने। राम जी, एनडीए गठबंधन ने अपना नेता प्रधानमंत्री को चुन लिया, ये खबर पता होगी शायद आपको, मुझे लगता है। जी बिल्कुल पता है हमें। और लेकिन हम लोग भी ऐसे राजनीतिक पार्टी आपस में पहले इंडिया गठबंधन के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, और उसके बाद हमने तय किया है, और जितने लोग जो संविधान में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन संगठनों को आमंत्रित किया है, उन दलों को आमंत्रित किया है कि वो सब इकट्ठे मिलकर आए और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम में सरकार बनाने का काम करें। और हम लोग प्रयासरत हैं, और हर एक राजनीतिक संगठन को प्रयासरत रहना चाहिए। और आगे देखिए, अभी हरनाम जी, देश की जनता ने एक जनादेश दिया, उस जनादेश में क्या आपको लगता है, नंबर के हिसाब से मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, अगर 292 आता है एनडीए गठबंधन का, तो ये क्या बताता है? देश की जनता का एक जनादेश है कंटिन्यूटी का, एनडीए की हैट्रिक का, सरकार बनाने का। दूसरी तरफ आपको अगर 232 का अगर आपको आंकड़ा दिया है, देश की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है, तो आपको अपोजिशन में बैठने का जनादेश दिया है। एनडीए के घटक दलों ने अपना नेता चुन लिया है। क्या इससे आगे की कोई बात है, या अभी आप लोग एक कदम पीछे ही खड़े हैं? देखिए, ये अभी चर्चा आप देख रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक तरीके से मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो मोदी जी की तो नैतिक और राजनीतिक दोनों ही हार हुई है इसमें। और कहीं ना कहीं वो अगर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनको तो नैतिक अधिकार देश की जनता ने दिया ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया ही नहीं है।
धनंजय जी, जो जनादेश है, जनादेश हम ये मानते हैं ये मैंडेट 2 विधानसभा को जीतने के साथ ही साथ कंटिन्यूटी का मैंडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता दिखाई दिया है, जो नंबर सामने है, लेकिन अभी भी कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक ये मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप? रितु जी, हम अपने मानक से कुछ सीटें नीचे हैं और बहुमत से कुछ सीटें ऊपर हैं। 2014 में हमारे पास एब्सोल्यूट मैंडेट था, फिर भी हमने एनडीए की सरकार बनाई। 2019 में हमारे पास उससे भी ज्यादा बड़ा मैंडेट था, फिर भी हमने एनडीए की सरकार बनाई। 2024 में एनडीए को मैंडेट है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और एनडीए के सारे सहयोगी दलों ने मिलकर के ये कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जीत है, तो ये हमारी जीत है। लेकिन मैं विरोधियों का बहुत सम्मान से कहूंगा कि हमारे लिए कितना ऊंचा मानक उन्होंने सेट किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्हें पता है कि कितने ऊंचे मानक के हम लोग व्यक्ति हैं और उनकी स्थिति आप देखिए कि 99 के चक्कर में पड़ी हुई कांग्रेस भी इस बात के लिए इसी आस लटके रहे कभी बसंत ऋतु आए, इस आस में लटकी हुई कि हम भी सरकार बना पाए। वो कांग्रेस जो 2004 में 26% वोट पाकर के 145 सीटों पर सरकार बनाती है, 2009 में 28% सीट पाकर 206 सीट पाकर के सरकार बनाती है। और हम जब अपने एनडीए की सरकार प्री पोल अलायंस में पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं तो कहती है उनके पास नैतिक अधिकार नहीं। हमारे लिए नैतिकता का कितना बड़ा मानक हमारे विरोधी रखते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये उनके पास नैतिकता नाम की अगर चीज होती तो ऐसी बात नहीं कहते। दूसरी तरफ आप देखिए धनंजय जी, इस जनादेश में या इस सरकार बनाने के एक तरह से जिस तरफ आगे बढ़ रहा है एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अब 2 साथी उन उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं इंडिया ब्लॉक की। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ आने से उन लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। नहीं, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हमारे प्री पोल अलायंस है, हमारे साथ पहले से हैं। दूसरे तरफ आप इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे, इनकी अलायंस की, तो आप देखिए ममता बनर्जी कहां उस अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने एक भी सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ा। आप देखिए आप आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में प्यार और पंजाब में जूतम पैजार और इस तरह के घट आप उनको देखिए अखिलेश जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। और ऐसी विसंगतियों, विद्रुपताओं और विखंडित लोगों के बीच में ये उसको अलायंस कर रहे हैं। अब इनके यहाँ कितने दिन ये अलायंस टिकेगा, यक्ष प्रश्न तो ये खड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ तो प्री पोल अलायंस है, नीतीश जी और हमारा नेचुरल अलायंस है, सालों से चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने खुद पीसी करके कह दिया, सभी ने लिखित में आस्था व्यक्त कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राष्ट्रपति जी के यहाँ से कॉल भी आ गया। तो ऐसी इस परिस्थितियों में भी अगर इनके पास कुछ उम्मीद है, अब अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं, इनके पास अपेक्षाएं हैं और ये मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए मूल्य और मानक इतने ऊपर रखे कि हमने 400 पार कहा, कुछ सीटें कम आई तो ये कह रहे हैं, और इन्होंने बेचारे अपने लिए 40 का भी उम्मीद नहीं रखी थी, इनको 99 आ गया तो इनको लगता है इनके लिए मानक से ज्यादा आ गया। तो हमारी नेतृत्व की महानता इतनी विराट है, इतनी विशाल है कि हमारे विरोधी भी हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जी, हमारे साथ हमारे साथी राजेश राज भी जुड़ गए हैं। समी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उनसे पहले एक अपडेट ले लूं। राजेश, राष्ट्रपति भवन में इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट को रात्रि भोज पे आमंत्रित किया गया है। 17वीं लोकसभा के समाप्त होने के साथ ही ये भोज हो रहा है। किस तरह से, क्या अभी और क्या अपडेट आपके पास है? देखिए ऋतु, ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो रात्रि भोज का आयोजन किया जाता है, यह एक परंपरा होती है कि जब लोकसभा का सत्रावसान होता है, लोकसभा जब खत्म होती है पूरे 5 साल चलने के बाद, तो उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया जाता है। इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और राष्ट्रपति ने उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के निर्देश दिए। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री का काफिला ठीक 8 बजे राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो चुका है। उसके पहले रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, नितिन गडकरी, तमाम जो बड़े मंत्री हैं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो लोग हैं, वो तमाम लोग इस रात्रि भोज में शामिल हो रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि भोज जो है कुछ वक्त तक और चलेगा, चूंकि अभी आधे घंटे का वक्त हुआ है। ये माना जा सकता है कि 1 घंटे तक भोज का आयोजन और राजेश, अब 7 तारीख का इंतजार होगा। 7 तारीख को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। आज जिस तरह से एनडीए ने अपना नेता चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस प्रस्ताव में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो ये बताती है कि पीएम के नेतृत्व में साथ ही साथ उन तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ
चुनाव में एनडीए गठबंधन गया और इस जीत को हासिल करके लौटा है तीसरी बार के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा ऋतु कि जिस तरीके से एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री को नेता चुना गया है, इसके बाद अब महज एक औपचारिकता बच जाती है जब 7 जून को संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों की बैठक होगी और उस बैठक में प्रधानमंत्री जो हैं बीजेपी संसदीय दल के नेता भी चुने जाएंगे और एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार निर्वाचित होंगी। 2014 का वो दृश्य भी मुझे याद है जब सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे। उन्होंने संसद की दहलीज पर अपना माथा टेका था और उसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में जब वो संसदीय दल के नेता के तौर पर नेता चुने गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। वो रिफ्लेक्शन उनके तीसरे कार्यकाल तक भी पहुंचेगा, ये उम्मीद की जा रही है। और अब सारी नजरें जो हैं वो नई सरकार बनाने की जो कवायदे होंगी अगले 2 दिनों में उस पर टिकी हुई हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश 2 दिन बेहद अहम, क्योंकि एनडी ब्लॉक में भी लगातार बैठकें चल रही हैं। राजेश, अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकदम रुक करेंगे समीर चौगांवकर का। समीर जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक गठबंधन अपना नेता चुनने के साथ ही अब 7 तारीख की तारीख तय की गई है, वहीं दूसरा गठबंधन पहली बात तो एनडीए गठबंधन की जीत को ही स्वीकार नहीं कर रहा, साथ ही साथ कई और उम्मीदें लगा के बैठा है जिसको लेकर बैठकें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप, क्या ये कभी देखा गया है? क्या कभी बड़ा टारगेट आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं रखा चुनाव में जाने से पहले? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर आवास पर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को वहां नेता चुन लिया गया। देखिए, कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी यही है कि कांग्रेस को 99 सीट्स आई है, 100 भी अभी कोटा पूरा नहीं हुआ उनका 100 सीटों का, और उन्हें लग रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में। आप देखिए, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बना जिसके 240 सांसद जीत कर आए, और दूसरे नंबर की पार्टी है जो कांग्रेस जिसके 99 सांसद आए। दोनों के बीच में आप सीटों का फर्क देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सांसद के लिए 240 के बाद सिर्फ 272 के लिए 32 सीटों का कम पड़ी है। और अगर एनडीए का आप देखोगे तो एनडीए को तो पूर्ण बहुमत अब मिल चुका है। कांग्रेस इस बात की कोशिश कर रही है कि भाई अगर चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ जाते हैं, नीतीश कुमार आ जाते हैं, तो शायद हम सरकार बना ले। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मिलाने के बाद 28 सांसद भी अगर इनके पास चले जाते हैं तब भी इनके पास बहुमत का आंकड़ा 272 नहीं हो रहा। चिराग पासवान भी इनके पास चले जाएंगे तब भी ये बहुमत में नहीं आ पा रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी वास्तविकता समझना चाहिए। कांग्रेस पहले यह तय कर ले कि उनके विपक्ष का नेता कौन बनेगा। क्या राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने के लिए तैयार है? क्या वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? 2 बार से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली थी। इस बार उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें मिल चुकी है। क्या राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले युवा निर्णय ले। और जहां तक सरकार बनाने की बात है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी सहयोगी दलों ने हस्ताक्षर कर अपना नेता स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे बाद मुझे लग रहा है देश के प्रधानमंत्री के रूप में 18वीं संसद में आ जाएंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष एक रचनात्मक और एक अच्छा की भूमिका निभाए कांग्रेस के नेतृत्व में। तीसरी बार उन्हें विपक्ष में रहने का मौका मिला है, वो अच्छी भूमिका निभाए, अच्छे से मेहनत करे, जमीनी स्तर पर काम करे और फिर 2029 के अंदर बहुमत लेकर आकर सरकार बनाए। उन्हें कोई रोकता नहीं है। फिलहाल ये मैंडेट जो मिला है वो एनडीए को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उनके नाम पर मिला है। उड़ीसा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू का सहयोगी रही है। और उस उड़ीसा में जहां भारतीय जनता पार्टी को पहले एक सांसद ढूंढने में दिक्कत आती थी, आज 21 में से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हरनाम जी, जिस जनादेश को आप नकार रहे हैं उस जनादेश में कई ऐसे बड़े संदेश हैं, कई बड़े संदेश एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कांग्रेस के लिए भी उसमें कई बड़े संदेश छिपे हुए हैं। दिल्ली की 7 सीटों को क्या कांग्रेस भूल सकती है? कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ओडिशा जैसा राज्य सुपड़ा साफ हो गया, और कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस खड़ी भी नहीं हो पाई है। और यह सिलसिला आज का नहीं है, आज भी आप 100 की सीटें नहीं पार कर पाए, 100 का नंबर नहीं छू पाए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ हमने मिलकर इस बार हमारा लक्ष्य था कि किसी भी रूप में जो लोकतंत्र और संविधान विरोधी तानाशाही सरकार है उसको रोके। इसलिए हमने बहुत सारी कम सीटों पर लड़कर अपने गठबंधन के साथियों को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाए, चाहे वो कितने ही राज्यों। और आज अगर आप हमारे जहां विफलता रही है उस पर हम जरूर विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे और आगे वह मेहनत
भी करेंगे, चाहे दिल्ली की आप बात करें या और राज्यों की बात करें, ओडिशा की बात करें, आंध्रा की करें। लेकिन जहां हमने अच्छी परफॉर्मेंस की है वो भी आप देखिए कि पंजाब में हमारी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। हरनाम जी, दिल्ली जैसी जगह, दिल्ली तो केंद्र होता था कांग्रेस का, आज एक भी सीट नहीं मिली। आपके अपने इकाई में या कि दिल्ली की इकाई में कांग्रेस में बगावत हो गई है, इस्तीफे हो गए हैं, मनमानी का इल्जाम लगा नेतृत्व पर। इससे बड़ी कोई हार होती है क्या? इसे आप हार नहीं मानते कांग्रेस की? नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? जब दिल्ली में तो स्पष्ट हम समझ रहे हैं कि दिल्ली में हमें इस पर मंथन करना पड़ेगा कि दिल्ली में दूसरी बार हमारे दिल्ली की जनता ने आपको ये साफ संदेश दे दिया कन्हैया कुमार को हराकर कि कन्हैया कुमार जैसे बाहरी, एक बड़े इल्जाम कन्हैया कुमार पे लगे। देश हित या देश विरोध में अगर कुछ लोग काम करते रहे हैं तो उनको दिल्ली की जनता नहीं स्वीकार करेगी। क्या इन पे नहीं मंथन हो रहा? जो बैठक चल रही है आज, बैठक एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे हो रही है जो कि अभी दिख नहीं रहा है। जो वास्तविक तमाम कारण सामने दिखाई दे रहे हैं, उस पे मंथन कब? देखिए, अभी कांग्रेस की बैठक नहीं चल रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। कांग्रेस की जब कांग्रेस की बैठक चलेगी, आपको रोकती हूँ और सीधे लेके चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है इंडिया ब्लॉक की, आइए रुक करते हैं। Unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. तो 2 घंटे ये बैठक चली है इंडिया ब्लॉक की। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों का संघर्ष ये जारी रहेगा और एक तरह से इस जनादेश को नकारते हुए उन्होंने कहा है कि जो जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को मिला है उसके खिलाफ एक तरह से वो लगातार काम करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी तमाम नीतियों के विरोध में हम अभी भी आवाज उठाते रहेंगे। तो इसको क्या मायने हैं ये भी समझते हैं। समीर हमारे साथ बने हुए हैं, समीर वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर गांवकर जी, क्या आप निकालते हैं मल्लिकार्जुन के इस पूरे इस संबोधन से, जो उन्होंने 2-3 घंटे तक चली जो बैठक है उसके बाद उन्होंने मीडिया से ये बातें कही? देखिए, मुझे लगता है कि बैठक का पहला तो उन्होंने जो संदेश दे दिया यह है कि इंडिया गठबंधन इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उनके पास बहुमत नहीं है, वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि अब आपको इतना मैंडेट मिला है, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया मैंडेट मिला है, तो आप संसद में संवाद कीजिए और सड़क पर अगर आपको लगता है तो आप संघर्ष कीजिए। आपको किसने रोका है संसद में संवाद करने से? आप पिछली बार भी देखिएगा कि संसद का कितना समय विपक्षी हुड़दंगे के कारण चला गया और ऐसी स्थिति आई कि लोकसभा स्पीकर को 100 से ज्यादा सांसदों को लोकसभा से बाहर करना पड़ा था कुछ समय के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब आपके पास मैंडेट, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ गलत कर रहे हैं तो आप संसद में संवाद कीजिए, अपना प्रश्न उठाइए, वहां पर चर्चा कीजिए, सरकार से प्रश्न पूछिए, सड़क पर संघर्ष कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये कह देना है कि यह सरकार जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ जनादेश मिला है, प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट जनादेश मिला है। एनडीए गठबंधन चुनाव के पूर्व बना हुआ था, उस गठबंधन को बहुमत मिला है और पूरा अधिकार है एनडीए का सरकार बनाने का। कांग्रेस तो बताए, कांग्रेस तो 1984 के बाद कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई नहीं। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो गठबंधन की सरकार रही। 2004 में गठबंधन की सरकार रही, 2009 में गठबंधन की सरकार रही है। तो एनडीए को आज बहुमत मिला और एनडीए यूपीए पहले 2 हुआ करते थे, एनडीए बना हुआ है, यूपीए ने अपना नाम बदल करके इंडिया गठबंधन कर लिया है। मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका फिर से दिया गया है। देश की जनता ने तीसरी बार कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए विपक्ष में बिठाया है
तो कांग्रेस 5 साल अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए और केंद्र सरकार का जहां राष्ट्रहित के जो निर्णय होते हैं उसमें सरकार का समर्थन करे। और फिर 5 साल बाद चुनाव में, चाहे हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वो 5 साल में जनता के भी अपने मुद्दे लेकर जाए, जनता समर्थन देगी तो आकर सरकार बनाए, या जनता फिर उन्हें विपक्ष में बैठने का मैंडेट देगी तो फिर विपक्ष में बैठ के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की अच्छी योजनाओं का समर्थन करे। मुझे लग रहा है यही लोकतंत्र है। हर 5 साल में चुनाव होता है, जो भी मैंडेट आता है उसे स्वीकार करना चाहिए, यही जनादेश का सम्मान है। जी धनंजय जी, हालांकि 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनी है, लेकिन देखना यह भी जरूरी होगा, इस जनादेश में कई ऐसे संदेश हैं जहां 2 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है बड़े बहुमत के साथ, दक्षिण में आपने अपनी एक एंट्री करी है, वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि क्या जनता में नाराजगी है या ये जो मैंडेट आया है इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं, पहली सरकार होने जा रही है एनडीए की सरकार पिछले 60 के दशक के बाद से, जो तीसरी बार सत्ता में, 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर सत्ता में शामिल होने जा रही है। रितु जी, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है और हम 3 प्रदेशों में आए हैं, अरुणाचल में भी आए हैं, आंध्रा में भी अलायंस के साथ आए हैं, माफ करिएगा जी, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी पहली बार हम क्लियर थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए। इसके अलावा आप देखिए, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमसे आप असहमत होइए, हमारे साथ संवाद करिए, विवाद करिए, सड़क पर संघर्ष करिए। जैसे समीर जी ने कहा कि आप ये देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कैसे बनेगा। 2 बार के आपके संघर्ष के बाद तीसरी बार आप नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक आए हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंडेट सही नहीं है तो आप जनता का अपमान करें, उस जनता का अपमान करें जिसने आपको आज विपक्ष में बैठने के लायक बनाया, उस जनता का अपमान करें जिसने 60 साल तक आपको सत्ता दी। आप करें संविधान खतरे में, आपका दल खतरे में, आपको देश की चिंता नहीं है, आपको अपने दल की चिंता और हमें देश की चिंता है। हम विपक्ष में भी रहे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहे, 2 से यहां तक का सफर तय किया। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने पालन नहीं होने देता है, 70 साल तक बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, दलितों को आरक्षण नहीं मिला था, उनको हमने आरक्षण दिला तो आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। हम आरक्षण दिलवा रहे तो आप कह रहे हैं खत्म कर देंगे। हम संविधान को ट्रू एंड एक्चुअल स्पिरिट में पालन कर रहे हैं। फेक नैरेटिव के सहारे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का फिक्स है, जिस दिन ये झूठ सामने आ जाएगा, ये पर्दा फट जाएगा, उस दिन कांग्रेस बेपर्दा हो जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। और पढ़ियों से किए गए पाप से पर्दा तो खुद राहुल गांधी ने हटाया था। कहा था कि मेरे पिताजी ने, मेरी दादी ने, मेरे दादा ने, मेरे नानी ने, मनमोहन सिंह ने, सबने पिछड़ों दलितों वंचितों के साथ अन्याय किया है। ये तो खुद राहुल गांधी ने कहा। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए और चमचों के हरनाम जी, देश की जनता ने 2014 के बाद कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया, ऐसा जनादेश नहीं दिया कि वो सत्ता पे हो। और आज भी 2024 में एक इतने बड़े गठबंधन के साथ जब कांग्रेस चुनाव में गई तो भी देश की जनता ने विपक्ष में बिठाने का ही जनादेश दिया है। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। आप विपक्ष में बैठने का भी सम्मान करें तो सत्ता पे बिठाने का जो जनादेश दिया है देश की जनता ने, उसका भी सम्मान करना चाहिए। और जो कारण है जिसकी वजह से आप सत्ता से दूर है, उस पर मंथन करने की जरूरत है। देखिए, हम जनादेश के सम्मान तो हम कर रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी ने 400 पार, मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा एनडीए गठबंधन ने। ये गठबंधन चुनाव से पहले का है। हरनाम जी, धनंजय जी आपकी बात के साथ खत्म करूंगी। धनंजय जी कहिए। तो राहुल गांधी ने कहा था कि 295 आएगा और 99 पे आकर रुक गए। तो राहुल गांधी को कह देना चाहिए कि भाई मैं तो गलत कह दिया था, मैं वापस लेता हूं, इन 99 सीटों को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अरे झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन किराएदार की तरह किरदार रखिएगा तो गलत हो जाएगा। इस देश की जनता ने जो आपको विपक्ष तक आने का मौका दिया, वहां से भी पीछे कर देगी। इस देश की जनता बहुत सिंसियर है, बहुत जागरूक है। हरनाम जी, चुनाव खत्म हो चुका है, तमाम दावे और लगातार जिस तरह के वादे किए जा रहे थे उनका सच जनादेश के तहत सामने आ चुका है। आपको देश की जनता ने विपक्ष के लिए चुना है और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव में गया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व उस गठबंधन को देश ने सत्ता में बिठाने के लिए चुना है। ये उनका चुनाव है, उनका जनादेश है, उसका सम्मान करना चाहिए। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इसके आगे सरकार बनाने की कवायद और तेजी से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीटी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH